हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे सेशन 16 को डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं यहाँ पे ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक रूट वर्ड है क्रोनोस। ओके, अब क्रोनोस से कितने वर्ड बन सकते हैं, इसके रिलेटेड वर्ड कितने हो सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है यहाँ पे क्रॉनिक लायर। ठीक है, आपका एक लायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो लाइज करता है यानी कि झूठ बोलता है। ठीक है, तो क्रॉनिक लायर का मतलब क्या होता है कि ये कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार, अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यानी कि यहाँ पे टाइम बता रखा है कि अगेन एंड अगेन, और रिपीटेडली यानी कि बार बार। ठीक है, ये क्या होता है कि बार बार झूठ बोलते रहते हैं। तो इस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं क्रॉनिक लायर। क्लियर है। अब ये बना कैसे है क्रॉनिक लायर? ये एक ग्रीक रूट वर्ड है क्रोनोस, जो कि इंडिकेट करता है किसको, टाइम को। ठीक है, तो उसको लेकर के बना है। यहाँ पे इसका रूट वर्ड क्या है, क्रोनोस है। और इसकी नाउन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर ITY ऐड करते हैं तो वो उसकी नाउन फॉर्म बन जाती है। तो क्रोनोसिटी की नाउन फॉर्म है। ओके, क्लियर है। ये पहला वर्ड था, इसको लेकर के। दूसरा जो वर्ड है वो हमारे पास यहाँ पे है एक एनक्रोनिज्म। अच्छा, एनक्रोनिज्म जो बना है ना, वो लेकर के, वो देखो यहाँ पे क्रोनोस है प्लस ISM, यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स है, और जो प्रीफिक्स है वो है यहाँ पे एना। एना एना बिल्कुल वही प्रीफिक्स है जो यहाँ पे ए एज ए नेगेटिव वर्ड काम करता है। ठीक है, जैसे कि ए अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे एक एना भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। ओके, अब जैसे अब ये एनाक्रोनिज्म होता क्या है, समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम और आउट ऑफ डेट, और दूसरा क्या है यहाँ पे, बिलोंगिंग टू डिफरेंट ईयर। कोई ऐसी चीज या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आउट ऑफ टाइम हो रखा है, ठीक है, या फिर आउट ऑफ डेट हो गया यानी कि काफी पुराना हो गया है, या बल्कि यहाँ तक कि एक वो डिफरेंट एरा को बिलोंग करता है, तो उसको हम बोलते हैं एनक्रोनिज्म। ठीक है, इसका मैं भी आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। 1 सेकेंड, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बता दूं। देखिए, आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज पुरानी हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट ये क्या है, एक तरह का आउट ऑफ डेट यानी कि ऑब्सोलीट हो जाना। ये एक तरह का OWS है, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, SSC और बैंक वगैरह में आता है। ठीक, दूसरा होता है कोई चीज ऐसी जो नो लॉन्गर इन यूज है, नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, कोई यूज में नहीं है काफी टाइम से, तो उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2019 में आ रखा है। ठीक है, तो अब ये एनक्रोनिज्म का पता लग गया आपको क्या होता है। या तो कोई आदमी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई चीज हो सकती है जो आउट ऑफ टाइम हो रखी है, आउट ऑफ डेट हो गई है, या फिर दूसरे एरा से को बिलोंग करती है, यानी कि दूसरे युग से बिलोंग करती, मतलब बिलोंग करती है। तो ये इसका एनक्रोनिज्म का डेफिनेशन हुआ। एडजेक्टिव फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आप OUS ऐड कर सकते हैं, IC ऐड कर सकते हैं। तो एनक्रोनस और एनक्रोनिसिटी की आपकी एडजेक्टिव फॉर्म है। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज कीजिए कोई आपका एक फ्रेंड है, वो रह तो रहा है यहाँ पे 2020 में, है ना, ऑब्वियसली, लेकिन वो बातें जो करता है ना, उसका बात करने का स्टाइल, ठीक है, उसके सोचने का स्टाइल, उसके ड्रेस करने का स्टाइल जो है, वो कैसा है कि जैसे कि सपोज करो वो विलियम शेक्सपियर के टाइम में रह रखा हो। ठीक है, क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर वो है ऐसा तो एक एनक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पर्सन जो है ना, वो जो भी आपका दोस्त है, वो क्या हो रखा है, आउट ऑफ टाइम हो रखा है। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये भी एक दूसरा अनदर एनक्रोनिज्म है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? वही सिमिलर चीजें साइंस फिक्शन में होती हैं। ओके, अब एनक्रोनिज्म तो हमने पढ़ा है कि क्या है, आउट ऑफ टाइम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ प्लेस लगती हैं, उसको हम बोलते हैं इनक्रोगस। ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस। अब ये कैसे मिलकर के बना है, इन प्रीफिक्स है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, और OUS तो आपको एडजेक्टिव लगता है। ठीक है, इन प्रीफिक्स है, कौन कौन का मतलब यहाँ पे होता है विद और टुगेदर। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कंज्यूमेट लवर। ठीक है, कंज्यूमेट। ओके, वहां पे मैंने इसको स्प्लिट करके आपको बताया था कि कैसे कैसे यहाँ पे ये कौन रूट वर्ड काम करता है। ओके, और एक वर्ब है यहाँ पे एग्री, एग्री या फिर करस्पॉन्ड कर लेना। तो अगर कोई पर्सन या फिर कोई चीज आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ डेट है, तो उसको हम बोलते हैं एनक्रोनिज्म। लेकिन कोई चीज अगर ऐसी है जो आउट ऑफ प्लेस है, यानी कि उस जगह पे नहीं होनी चाहिए जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। कैसे, इसका मैं एग्जाम्पल आपको शो करता हूँ। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक शादी में जा रखे हैं, ठीक है, और शादी में क्या है, आप एक फॉर्मल शादी में एक स्वेटर वगैरह पहन करके जा रखे हैं, तो वहाँ पे वो स्वेटर पहनना क्या है, एक तरह का इनकॉन्ग्रुअस है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? या सपोज कीजिए किसी के डेथ एनिवर्सरी में जा रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप बिल्कुल मतलब तैयार होकर के जा रखे हैं जैसे कि आप एक शादी में जा रखे हैं, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पे होता है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल। अब क्रोनोलॉजिकल आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, करेक्ट टाइम ऑर्डर में किन्हीं चीज़ों को लगा लेना, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। ठीक है,
क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आपको कोई स्टोरी बता रखा है और वो बोलते हैं कि हम आपको स्टोरी बता रहे हैं, ये कैसे, क्रोनोलॉजिकली। तो यानी कि जो इंसिडेंट हुई है, एक के बाद बी, बी के बाद यहाँ पे सी और सी के बाद यहाँ पे डी, जो भी इंसिडेंट हुई है, ठीक है, उनको वो टाइम बाउंड मैनर में, बिल्कुल एक तरह से टाइम ऑर्डर में, और कैसे कैसे वो ऑकरेंस हुई है उन सबको जो रिलेट करके बताते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्लियर है? क्रोनोलॉजी क्या होता है, एक तरह का साइंस होता है किसका, टाइम ऑर्डर और एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट्स को, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। और जो एक्सपर्ट होते हैं इसकी स्टडी करने वाले, उनको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिस्ट। अब इसके भी यहाँ पे दो मीनिंग निकल कर आते हैं। पहला तो एक्सपर्ट होते हैं, और दूसरा क्या होता है, एक तरह की लिस्ट होती है किसकी, इवेंट्स और टाइम ऑर्डर की, जिसके अंदर जो इंसिडेंट होती हैं वो ओकर होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिस्ट। के लिए यहाँ तक ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्रोनोमीटर। अब क्रोनोमीटर को तो मैं काफ़ी आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रूट, यहाँ पे एक प्रीफिक्स है मीटर, जो कि मिल करके बना है मीट्रियों से, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट करना किसी चीज़ को। आपको पता है जब मैं आई से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करा रहा था प्रीवियस सेशन में, आई थिंक 5 और 6 सेशन की बात है, वहाँ पे सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे आपका रिविजन है। क्रोनोमीटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्रोनो मीन्स यहाँ पे टाइम और मीटर मीन्स यहाँ पे मीट्रियन। तो ये क्या करता है क्रोनोमीटर, ये करता है एक्यूरेट टाइम पीस, स्पेशली शिप्स, जो शिप्स होते हैं, है ना, वाटर शिप जो होते हैं, समुद्री जहाज, तो उसमें क्या होता है, टाइम को एक्यूरेट मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ओके, क्लियर है? ये एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट है क्रोनोमीटर, लेकिन ये जो एक्शन होता है इसको मापने का, उसको हम बोलते हैं क्रोनोमेट्री। क्लियर है? यहाँ तक एडजेक्टिव फॉर्म लगाने के लिए आप आई से ऐड करेंगे तो क्रोनोमेट्री इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगी। ये भी आई थिंक आपको क्लियर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर हम प्रीफिक्स ले लेते हैं एक सिन, सिन का मतलब होता है टुगेदर। एक वर्ब सफिक्स लेते हैं आई जेड डी, ठीक है, ये एक वर्ब सफिक्स है। किसी वर्ड के लास्ट में अगर आपको आई जेड डी मिलता है ना, तो समझ लीजिए वो वर्ब है एक तरीके, ठीक है, वर्ब। नेक्स्ट है यहाँ पे एक रूट वर्ड हमने यहाँ पे लिया क्रोनोस, तो एक वर्ड हमारा बन जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज। अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि चीज़ों को हम सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, यानी कि टाइम टुगेदर मूव और हैपन और कोज टू हैपन एट द सेम टाइम और सेम रेट। यानी कि दो चीज़ें हैं, उनको आपने सेम टाइम और बिल्कुल सेम रेट से चलने के लिए मतलब उनको सेट किया है, तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज। जैसे कि सपोज कीजिए आप और आपके कोई फ्रेंड ना स्विमिंग करने गए हैं, तो आप उनकी टाइम को, उनकी जो वॉच है उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं, दोनों को सेम टाइम पे सेम स्पीड से चलने के लिए रहने देते हैं, जिससे कि पता लग पाए कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है दो चीज़ों को एक साथ रेगुलेट करना। क्लियर है यहाँ तक? इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, OUS लगा सकते हैं, सिंक्रोनिस हो जाएगा। और जो इसका नाउन फॉर्म होगा, कैसे, अगर हमें वर्ब से नाउन बनाना है, देखिए सिंक्रोनाइज आई जेड है, तो ये एक तरह की वर्ब है, ठीक है, इससे हमें अगर नाउन बनाना है तो TION ऐड करेंगे, तो ये इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी के दो मीनिंग होते हैं यहाँ पे। एक पैथोलॉजी का मीनिंग होता है यहाँ पे साइंस और स्टडी और डिजीज, ठीक है। कोई मान लो डिजीज हो रखी है, डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। देखिए डिजीज को आप इससे कंफ्यूज ना करें। देखिए एक होता है डिजीज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरह की इलनेस, कोई बीमारी जो होती है, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे डिसीज, DECEA, डिसीज। डिसीज का मतलब क्या होता है, एक तरह की डेथ हो जाना, है ना। यहाँ पे देखो डी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, और सीज का मतलब तो कोई चीज़ रुक जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान की एक्टिविटी रुक जाती है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है परमानेंटली। तो ये अब आपको लग रहा होगा साउंड तो यहाँ पे इनका सिमिलर है ना। अब अगर साउंड सिमिलर होता है तो उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स, ये होमोफोन्स भी कैसे बनाया था आपको, होमो का मीन्स होता है यहाँ पे सिमिलर, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और फोन जो है ना, ये फोनोज से मिलकर के बना है, ठीक है, फोनोज, जिसका मतलब होता है साउंड। तो बच्चे कुछ समझ में आया, सिमिलर साउंड, दोनों का साउंड तो सिमिलर होता है, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है ना, मीनिंग वो कैसा होता है, मीनिंग जो होता है वो होता है डिफरेंट। सॉरी फॉर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, बट समझ लीजिए आप, ठीक है। तो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, सिमिलर साउंड, लेकिन मीनिंग जो होता है उनका कैसा होता है बच्चे, डिफरेंट होता है, तो उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्लियर? ये भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये देखिए इसके यहाँ पे दो मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या है कि पैथ मीन्स यहाँ पे सफर, ओ मीन्स यहाँ पे ओ ऑफ, और लॉजी मीन्स यहाँ पे साइंस। तो ऐसा साइंस जो सफरिंग के बारे में बात करता है, यानी कि डिजीज के बारे में बात करता है, डिजीज का नेचर क्या है, इसके कोज क्या है, क्यों हुई है, और इसके क्योर क्या हो सकते हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। लेकिन दूसरा मीनिंग क्या होता है पैथोलॉजी का, उसका पैथोलॉजी का दूसरा मीनिंग होता है बिल्कुल प्योर मीनिंग, वो होता है डिजीज। डिजीज या फिर कोई ऐसी डिजीज से रिलेटेड कोई कंडीशन जिसको आप बोलते हैं मॉर्बिड डिजीज, मॉर्बिड डिजीज,
ठीक है। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में समझेंगे। देखिए, दिस केस इन्वॉल्व सो मैनी काइंड्स ऑफ द पैथोलॉजी दैट सेवरल डिफरेंट स्पेशलिस्ट आर वर्किंग ऑन इट। यानी कि इस केस के अंदर काफ़ी अलग अलग तरह की पैथोलॉजी जो है इन्वॉल्व है, यानी कि डिजीज जो है वो इन्वॉल्व है। दैट की सेवरल डिफरेंट स्पेशलिस्ट है, यानी कि अलग अलग जो स्पेशलिस्ट हैं, कई तरह के स्पेशलिस्ट वो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पैथोलॉजी का मतलब साइंस नहीं है, यहाँ पे पैथोलॉजी का मतलब डिसीज है। क्लियर है यहाँ तक? मैं मानता हूँ कि आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट। अब पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं जो एग्जामाइन करते हैं टिश्यू को। कैसे? या तो ऑटोप्सी या फिर बायोप्सी। ऑटोप्सी बायोप्सी को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ऑटोप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ, बता देता हूँ, एग्जामिनेशन ऑफ नॉन लिविंग टिश्यू। ठीक है। और बायोप्सी का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है। कैसे? क्या करने के लिए? डायग्नोज करने के लिए या फिर इंटरप्रेट करने के लिए जो डिजीज हो रखी है या फिर जो एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो गई हैं, किसके द्वारा? एक स्पेसिफिक डिजीज के द्वारा। आपने देखा होगा जब कैंसर किसी को होता है तो उसके वहाँ पे ना किसी बॉडी से कुछ पर्टिकुलर कट कर लिए जाते हैं। ठीक है। कट ले करके वो जो टिश्यू होते हैं उसको फिर माइक्रोस्कोप में मतलब उसको वो एग्जामाइन करते हैं कि ऐसा क्या है, क्या चल रहा है सेल्स में। ठीक है। तब जाकर के वो रिपोर्ट देते हैं फाइनल। तो पैथोलॉजिस्ट यही काम करते हैं, यानी कि टिश्यू को एग्जामाइन करते हैं कि भाई जो डिजीज हुई है इसका क्योर क्या है, कैसे हुई है। अब पैथोज का यहाँ पे दूसरा मीनिंग आता है। पहला तो सफर या फिर डिजीज के बारे में था। ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है फीलिंग के बारे में। ठीक है। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हैं, ठीक है, तो आप क्या है, एक तरह के सिंपैथेटिक पर्सन है। अब इसके जो नाउन फॉर्म है वो सिंपैथी है और इसका जो वर्ब फॉर्म है वो आईजेडी, मैंने आपको बताया था अभी, तो उसको हम बोलते हैं सिंपैथाइज। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल नहीं, राइटर का एग्जाम्पल है। हस्बैंड्स may have sympathetic labor pains when their wives are about to deliver। होता है ना कभी कभी जब पहला बच्चा शादी के बाद होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। यहाँ तक भी कि अब जो डिलीवरी होती है ना तो जो लेबर पेन्स होता है हस्बैंड उसको फील करता है। ऐसा नहीं है फील करता है रियल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है? सिमीज टुगेदर। और पैथेटिक का मतलब क्या होता है? एक तरह का फील करना, साथ साथ फील करना। तो इस तरह के पर्सन को बोलते हैं सिंपैथेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आप इन चीज़ों के अगेंस्ट हैं, जैसे कि अगर आप एक एंटीपैथी पर्सन है तो आप क्या है ना, या तो अगर किसी चीज़ के खिलाफ हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप एंटीपैथी हैं तो या तो किसी पर्सन से होंगे, ठीक है, या फिर कोई थिंग होगी। तो यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों में है ना तो समझ लीजिए आप एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रखते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी कि आपकी जो पसंद है ना इन चीज़ों को लेकर के बहुत बुरी है। अगर आप किसी पर्सन के एंटीपैथी हैं तो समझ लीजिए आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग रखते हैं। और अगर किसी चीज़ के अगर रिगार्डिंग अगर आप ऐसे हैं तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हॉस्टिलिटी एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे क्या है, एक तरह की एंटीपैथेटिक। और यहाँ पे अब दूसरा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई फीलिंग ही नहीं है कि इन सब मैटर्स में, तो तब उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अपैथी हो जाना। ठीक है। ना ही तो आपका कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई इमोशन है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं आप, तो उस तरह को हम बोलते हैं एक तरह का अपैथेटिक पर्सन। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है। देखिए पैथेटिक का मतलब क्या होता है, एक तरह की फीलिंग, लेकिन अपैथेटिक लग जाए तो यहाँ पे नॉन फीलिंग हो जाता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, वोटर अपैथेटिक, स्टूडेंट अपैथेटिक। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे, बल्कि अगर दूसरी तरफ क्या होता है एक तरह का, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, परसेप्टिव है, और इतने परसेप्टिव है कि आप दूसरे की फीलिंग को शेयर नहीं करते हैं, बल्कि आप सामने वाले बंदे को जिसकी फीलिंग्स है उसको अपने अंदर ही उतार लेते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं इम्पैथेटिक। क्लियर है यहाँ तक? इम्पैथेटिक मतलब सपोज कीजिए इनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो और ये वाले भाई साहब बता रहे हैं तो इनके प्रॉब्लम को ना बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो इस तरह के बंदे को हम बोलते हैं इम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या था, आप सिर्फ उनको फील कर रहे थे हल्का हल्का, ठीक है, इन्हें प्रॉब्लम है, ये हल्का हल्का फील कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इनको प्रॉब्लम है लेकिन सामने वाला भी इनके प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान बैठता है। तो इस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं इम्पैथेटिक। क्लियर है यहाँ तक? आई होप। नेक्स्ट होता है यहाँ पे पैथेटिक स्टोरी। पैथेटिक स्टोरी आपने सुना होगा। पैथेटिक का मतलब क्या होता है, एक तरह का ये अराउज करती है सैडनेस और सोरो या फिर पैटी। ये हमेशा सफरिंग के बारे में बात करती है। आप जब इस तरह की स्टोरी सुनते हैं तो आप खुद सैड हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैथेटिक स्टोरी। टेलीपैथी यहाँ पे क्या होता है, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और पैथी का मतलब क्या होता है, एक तरह का फीलिंग। ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग माइंड रीड कर लेते हैं, हालांकि इसके पीछे कोई केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या है वो फिक्स नहीं हो सकती, लेकिन वो माइंड रीड कर लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं टेलीपैथी। जैसे कि आपने एग्जांपल में सुना, एग्जांपल देखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राफ, वो डिस्टेंस से बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेलीफोन, टेलीग्राफ। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको यहाँ पे क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं पॉज कर करके, और ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपको घर से अटेम्प्ट करने हैं।
और यहाँ पे इसके आंसर। थैंक